नमस्कार, मेरा नाम बनजोत है। आज हम एक ऐसे मुद्दे पे बात करेंगे जिसके बारे में पिछले साल तो हमने काफ़ी कुछ सुना, पर अब वो लगभग भुला दिया गया है। हम बात कर रहे हैं पश्चिम अफ्रीका में स्थित एक छोटे से देश गाम्बिया की, जहाँ पर पिछले साल 70 बच्चों की मौत कथित तौर पर भारत में बनी 4 दवाओं के कारण हो गई। गाम्बिया का ये मुद्दा सामने आने के बाद उज़्बेकिस्तान का भी मुद्दा सामने आया, जहां की बच्चों की मौत भारत में बनी दवाओं के कारण हुई। इसी प्रकार इस साल अमेरिका का भी एक मुद्दा सामने आया, जहां की कुछ लोग भारत में बनी दवाओं का इस्तेमाल करने के बाद अंधेपन का शिकार हो गए। गाम्बिया का मामला ये है कि गाम्बिया में पिछले साल भारत में स्थित मेडन फार्मास्यूटिकल्स द्वारा बनाई गई 4 दवाएं एक्सपोर्ट की गई। मेडन फार्मास्यूटिकल्स ने ये दवाएं यूएस की एक कंपनी अटलांटिक फार्मास्यूटिकल्स को बेची और अटलांटिक फार्मास्यूटिकल्स ने वो दवाएं गाम्बिया भेजी। जब बच्चों की मौत सामने आने लगी तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने इन दवाओं के सैंपल जांच के लिए भेजे और 4 दवाओं में डाई इथिलाइन ग्लाइकॉल और इथिलाइन ग्लाइकॉल नामक जहरीले पदार्थ लैब में पाए गए। डाई इथिलाइन ग्लाइकॉल एक इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट है जिसका सेवन यदि किया जाए तो मौत लगभग निश्चित है। ये मिलावट कैसे हुई और इसका क्या प्रभाव हुआ, ये सारी बातें हम आपको एक वीडियो में पहले बता चुके हैं। अक्टूबर में इस घटना के होने के बाद समय समय पर कई रिपोर्ट्स आईं और अब लगभग 5 विस्तृत साइंटिफिक रिपोर्ट्स और 3 लैब रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। इन सभी रिपोर्ट्स का यही कहना है कि बच्चों की मौत का कारण वो 4 दवाएं ही थी। गाम्बिया के राष्ट्रपति ने नवंबर में पिछले साल में एक टास्क फोर्स का गठन किया। उस टास्क फोर्स को इस इंसिडेंट की गहराई में जाना था और उस टास्क फोर्स ने इस साल मार्च में अपनी रिपोर्ट सबमिट की। टास्क फोर्स के मेंबर्स ने डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट और इसके अलावा कई और लोगों के इंटरव्यूज़ किए और उस आधार पर अपनी रिपोर्ट बनाई। ये टास्क फोर्स भी इसी नतीजे पर पहुंची कि वह 4 दवाओं और उनमें मिले जहर ही बच्चों की मौत का कारण थे। पर इसके अलावा टास्क फोर्स ने एक और बात रेकमेंड की गाम्बिया की सरकार को। टास्क फोर्स ने कहा कि गाम्बिया की सरकार को मेडन फार्मास्यूटिकल्स, जो कि उन दवाओं का मैन्युफैक्चरर है, अटलांटिक फार्मास्यूटिकल्स, जिसने कि मेडन से दवाएं खरीद के गाम्बिया में एक्सपोर्ट की, और भारत सरकार पर भी लीगल एक्शन लेना चाहिए। हमें यहाँ ये जान लेना चाहिए कि भारत सरकार ने आज तक किसी भी ऐसी रिपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया जिसमें कि निष्कर्ष ये आए कि बच्चों की मौत दवाओं के कारण हुई, और मेडन फार्मास्यूटिकल्स ने भी यही स्टैंड लिया है कि हम इसमें दोषी नहीं हैं। बहरहाल जो बात गाम्बिया की प्रेसिडेंशियल टास्क फोर्स ने गाम्बिया की सरकार को रेकमेंड की वह इस प्रकार है। द गवर्नमेंट ऑफ द गाम्बिया through the Ministry of the Justice should forthwith explore the possibility of instituting legal action against Atlantic Pharmaceuticals, Maiden Pharmaceuticals, and the Government of India to seek redress on the behalf of the families of the victims of the acute kidney injury outbreak. Acute kidney injury outbreak नाम इसे इसलिए दिया गया क्योंकि उन दवाओं में मिले DG और EG के कारण बच्चों की किडनियों ने काम करना बंद कर दिया, जिसके कारण 70 बच्चों की मौत हो गई। प्रेसिडेंशियल टास्क फोर्स ने जो रिकमेंडेशंस गाम्बिया की सरकार को दी, उन रिकमेंडेशंस पर गाम्बिया की सरकार क्या एक्शन लेगी, ये बताने के लिए गाम्बिया की सरकार ने 21 जुलाई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में गाम्बिया सरकार के स्पोक्सपर्सन ने कहा कि वह देश मेडन फार्मास्यूटिकल्स और अटलांटिक फार्मास्यूटिकल्स दोनों पर केस करेगा, और स्पोक्सपर्सन ने यह भी कहा कि वो इसके लिए एक टॉप इंटरनेशनल लीगल फर्म की सर्विसेज ले रहे हैं। पर भारत सरकार पर वो केस करेंगे या नहीं,
इस पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, पर ये जरूर कहा कि वो भारत सरकार के साथ इंगेज करेंगे। अब इस इंगेजमेंट से क्या निकल के आएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। जैसा कि मैंने पहले कहा कि इसके पहले आई 4 विस्तृत साइंटिफिक रिपोर्ट्स को भारत लगभग रिजेक्ट कर चुका है। एएनआई की एडिटर स्मिता प्रकाश के साथ एक पॉडकास्ट में पार्टिसिपेट करते हुए भारत के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा इस मुद्दे पर कि आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि जिन बच्चों की मौत हुई उन्हें डायरिया हुआ था और उन्हें कफ सिरप दे दिया गया। दूसरे शब्दों में स्वास्थ्य मंत्री ये कह रहे थे कि वह दवाएं बच्चों की मौत की जिम्मेदार नहीं हैं, बल्कि जिम्मेदार वह डायरियल इन्फेक्शन है और डायरियल इन्फेक्शन के कारण कफ सिरप दे दिए गए, इस कारण बच्चों की मौत हुई। ऐसा बयान स्वास्थ्य मंत्री ने तब दिया जब अब तक कम से कम 2 रिपोर्ट्स, जो कि यूएस सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल और प्रिवेंशन और गाम्बिया की एक पार्लियामेंट्री कमेटी द्वारा बनाई गई, और वह रिपोर्ट्स साफ साफ ये बात कहती हैं कि डायरिया से बच्चों की मौत नहीं हुई। उन दोनों रिपोर्ट्स के बनाने वाले एक्सपर्ट्स ने इस इशू को विस्तृत रूप में समझाया। मांडाविया ने ये नहीं बताया कि वो किस आधार पे कह रहे हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि डायरियल इन्फेक्शन के कारण बच्चों की मौत हुई। पर इस थ्योरी का जन्म कि बच्चों की मौत का कारण डायरियल इन्फेक्शन था, आखिर कहाँ से हुआ? पिछले साल नवंबर में एक अखबार में एक ये रपट छपी कि गाम्बिया के ड्रग रेगुलेटर मेडिसिन कंट्रोल एजेंसी यानी कि एमसीए ने ऐसा कहा है कि बच्चों की मौत का कारण डायरिया है। अब वो बयान एमसीए से किसने दिया था? उस बयान देने वाले आदमी का नाम था टीजन जलाऊ। अब आखिर टीजन जलाऊ हैं कौन? टीजन जलाऊ गाम्बिया के ड्रग रेगुलेटर एमसीए में एक स्टाफ मेंबर है, और टीजन जलाऊ ने ही नवंबर में ये स्टेटमेंट दिया कि उन्हें ऐसा लगता है कि इन बच्चों की मौत डायरिया के कारण हुई। टीजन जलाऊ सिर्फ एक स्टाफ मेंबर हैं। उनके बयान को एमसीए के प्रतिनिधित्व बयान मानकर क्यों प्रोजेक्ट किया गया अभी ये नहीं पता, पर यहाँ एक दिलचस्प बात और है, और वो ज़्यादा ज़रूरी बात है। टीजन जलाऊ न सिर्फ एमसीए में काम करते हैं, वह अटलांटिक फार्मास्यूटिकल्स के सुपरवाइजिंग फार्मासिस्ट भी हैं। सुपरवाइजिंग फार्मासिस्ट का काम किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट्स को ओके करना होता है ताकि वो प्रोडक्ट्स गाम्बिया में भेजे जा सके। इसका मतलब टीजन जलाऊ न सिर्फ गाम्बिया की ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के लिए काम करते हैं, वह एक प्राइवेट कंपनी के लिए भी काम करते हैं, जिस कंपनी के प्रोडक्ट्स पर अब एक सवाल या निशान खड़ा किया जा रहा है। ये एक पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला तो है ही, और उन्होंने न सिर्फ ये बयान मीडिया में दिया, उन्होंने यही बात टास्क फोर्स के मेंबर्स को भी अपने इंटरव्यू में कही। जब ये दवाएं गाम्बिया में भेजी गई तब अटलांटिक फार्मास्यूटिकल्स के सुपरवाइजिंग फार्मासिस्ट टीजन जलाऊ नहीं थे। टीजन जलाऊ सुपरवाइजिंग फार्मासिस्ट आज हैं। उस समय सुपरवाइजिंग फार्मासिस्ट सैथ कबे नाम के एक आदमी थे। सैथ भी टीजन जलाऊ की ही तरह न सिर्फ अटलांटिक फार्मास्यूटिकल्स के सुपरवाइजिंग फार्मासिस्ट थे, वह गाम्बिया के ड्रग रेगुलेटर एमसीएम के लिए भी काम करते थे। और इस तरह के 2 पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के 2 रोल्स करने के बावजूद उन्होंने इस बारे में कोई डिक्लेरेशन सरकार को नहीं दिया, और इसलिए टास्क फोर्स ने अब ये रेकमेंड किया है कि सैथ कबे के अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाए। यहाँ ये जानना दिलचस्प होगा कि सैथ कबे ने भी जिस तरह टीजन जलाऊ ने ये कहा कि डायरियल इन्फेक्शन से बच्चों की मौत हो सकती है, सैथ कबे ने भी अपने इंटरव्यू में टास्क फोर्स के मेंबर्स को इंटरव्यू में ये बात कहा कि उन्हें नहीं लगता कि दवाओं के कारण बच्चों की मौत हुई, बल्कि ये मौत हो सकता है किसी अन्य डिजीज़ या किसी अन्य इन्फेक्शन के कारण हुई हो। टास्क फोर्स ने इस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के दोनों मामलों को बहुत सीरियसली लिया और ये भी रेकमेंड किया कि आगे इस तरह के मामले गाम्बिया में ना हो, इस पर सरकार को सोचना चाहिए। तो इस तरह हमने जाना कि डायरियल इन्फेक्शन की थ्योरी का जन्म
एमसीए के स्टाफ मेंबर के एक बयान पे हुआ, उस स्टाफ मेंबर के बयान पे जो कि अटलांटिक फार्मास्यूटिकल्स कंपनी के लिए भी काम करते थे। अब जानते हैं कि उन एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स ने टास्क फोर्स के मेंबर्स को क्या कहा, जिनके इंटरव्यूज टास्क फोर्स के मेंबर्स ने लिए। सबसे पहले पिछले साल जुलाई में बच्चों के ऐसे केसेस गाम्बिया में आए जिनकी किडनीज खराब होने लगी। बच्चों के ये केसेस एडवर्ड फ्रांसिस स्मॉल टीचिंग हॉस्पिटल, जो कि गाम्बिया की राजधानी बंजुल में स्थित है, सबसे पहले वहीं गए। वहाँ के पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजिस्ट मोअनके ओजोनमेका विवियन का इंटरव्यू टास्क फोर्स के मेंबर्स ने किया। विवियन ने टास्क फोर्स को बताया कि उन्होंने जो बच्चों की ऑटोप्सी की, जिन बच्चों की मौत हो गई, उन्हें उसमें मल्टीपल ऑर्गन फेलियर नज़र आया, यानी कि न सिर्फ किडनी खराब हुई, उसके अलावा लीवर और बाकी सारे वाइटल ऑर्गन्स भी खराब हो गए। इसके अलावा विवियन ने भी अपने स्तर पर उन दवाओं के सैंपल्स जांच करने के लिए एक लैब में भेजे और उस सैंपलिंग का रिजल्ट ये आया कि उन दवाओं में डीजी और ईजी पाया गया। ये वही फाइंडिंग थी जो बाद में WHO को मिली जब उसने दवाओं के सैंपल्स जांच करने के लिए लैब्स में भेजे। इसके अलावा विवियन ने यह भी नोट किया कि जब उनके कह देने के बाद गाम्बिया की सरकार ने ये चारों दवाएं मार्केट से विड्रॉ कर ली अक्टूबर के महीने में, तब एक्यूट किडनी इंजरी के केसेस आने बच्चों में बंद हो गए। इन सारे तथ्यों के आधार पे और उन्होंने जो डिस्कशंस यूएस, यूके और अन्य देशों के एक्सपर्ट्स के साथ किए, उन सारे ऑब्जर्वेशंस के आधार पे विवियन ने टास्क फोर्स के सामने ये कंक्लूड किया कि बच्चों की मौत उन दवाइयों के कारण ही हुई थी। उन्होंने इस डायरियल थ्योरी का भी जिक्र किया। उन्होंने बोला कि कुछ बच्चों में ई कोलाई बैक्टीरिया उनके सैंपल्स में पाया गया था और ई कोलाई बैक्टीरिया से ही डायरिया होता है। पर यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन बच्चों के सैंपल्स में ई कोलाई बैक्टीरिया पाया गया था, ये वो बच्चे थे ही नहीं जिनमें एक्यूट किडनी आउटब्रेक्स हुए थे। ये बच्चे नॉर्दर्न गाम्बिया में थे, जबकि जिन बच्चों में किडनी आउटब्रेक हुए वो बंजुल के हॉस्पिटल एडवर्ड फ्रांसिस स्मॉल टीचिंग हॉस्पिटल में आए। इसके अलावा टास्क फोर्स ने उसी हॉस्पिटल के पैथोलॉजिस्ट का भी इंटरव्यू किया। उन पैथोलॉजिस्ट का कहना था कि जिस तरह का मल्टीपल ऑर्गन डैमेज जिस नेचर का बच्चों में देखा गया ऑटोप्सी के दौरान, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी वायरस का इन्फेक्शन इस तरह का डैमेज कॉज कर सके। और इसलिए डायरिया, जो कि ई कोलाई नामक बैक्टीरिया से होता है, उस वजह से बच्चों की मौत होना मुमकिन नहीं है। और उन्होंने भी ये कंक्लूड किया कि उन दवाओं के कारण ही बच्चों की मौत हुई। इस तरह की बातें कहने वाली और इस तरह के कंक्लूजन्स पे पहुंचने वाली ये कोई पहली कमेटी नहीं थी। इसके पहले गाम्बिया की एक पार्लियामेंट्री कमेटी, जिसकी चर्चा हमने एक पहले वीडियो में की थी। इसके अलावा यूएस CDC, जो कि विश्व का एक प्रीमियर रिसर्च संस्थान है, वह भी इसी कंक्लूजन पे पहुंचे थे कि बच्चों की मौत का कारण और कुछ नहीं बल्कि ये दवाएं हैं। इसके अलावा एक कॉजेलिटी असेसमेंट, यानी कि मौत के कारणों का असेसमेंट, इसकी जांच एक इंटरनेशनल टीम ऑफ एक्सपर्ट्स के द्वारा की गई। इसमें विश्व के अलग अलग देशों के सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स मौजूद थे और WHO के रिप्रेजेंटेटिव्स थे। कॉजेलिटी असेसमेंट करने वाली टीम ने अपनी रिपोर्ट में कहा, Among reports of acute kidney injury associated with DEG contaminated medical products, this is the first in which DEG contaminated medications were imported into a country rather than being domestically manufactured. इसका मतलब ये था कि वो टीम ये कह रही है ना सिर्फ ये DEG और EG कंटामिनेशन के कारण मौत हो जाने का मामला है, और इस तरह के मामले विश्व में और भी हुए, पर जो विश्व में अन्य DEG और EG कंटामिनेशन के मामले हुए उनमें वह दवाएं उन्हीं देशों में मैन्युफैक्चर की गई थी। पर इस टीम के मुताबिक ये पहला ऐसा मामला था कि DEG और EG कंटामिनेशन के कारण बच्चों की मौत हुई और उन दवाओं का निर्माण उस देश में नहीं हुआ, बल्कि वो दवाएं इंपोर्ट होकर उस देश में आईं। यह रिपोर्ट कॉजेलिटी असेसमेंट टीम ने पिछले साल मई में सौंपी थी।
इसके अलावा यूएससीडीसी ने भी अपनी एक रिपोर्ट पिछले साल मार्च में सौंपी और उसने भी यही कंक्लूजन निकाला कि मौत का कारण दवाएं ही हैं। आपको लगेगा कि ये बात कितनी बार रिपीट की जा रही है कि मौत का कारण दवाएं हैं, पर इतनी सारी रिपोर्ट्स में आ जाने के बाद भी भारत सरकार और एटलीस्ट भारत के स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि नहीं, इन बच्चों की मौत का कारण डायरियल इन्फेक्शन और उसके बाद दी गई मेडिसिन के कारण हुआ। यूएससीडीसी ने अपनी रिपोर्ट में एक बात और कही। उसने कहा कि दुनिया के सारे ड्रग रेगुलेटर्स को ये इंश्योर करना चाहिए कि जो ड्रग रेगुलेशन के और ड्रग सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स वो अपने यहाँ बिकने वाली दवाओं में लगाते हैं, वही स्टैंडर्ड्स उन दवाओं के लिए भी लगाए जाने चाहिए जो कि एक्सपोर्ट कर रही हैं। दूसरे शब्दों में डब्ल्यूसीडीसी साफ साफ भारत के ड्रग रेगुलेटर को कह रहा है कि जो दवाएं आपके यहाँ से एक्सपोर्ट होकर दूसरे देशों में जाती हैं, आपको विजिलेंस उन दवाओं के प्रति बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि इस तरह के एपिसोड्स दोबारा रिपीट ना हो। बहरहाल गाम्बिया की सरकार ने वहाँ के ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के 2 शीर्ष ऑफिशियल्स, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और डेप्यूटी डायरेक्टर को बर्खास्त कर दिया गया है। टास्क फोर्स ने पाया कि ये दोनों सीनियर ऑफिशियल्स अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं निभा पाए, जिसके कारण गाम्बिया में इतनी बड़ी ट्रेजिडी हो गई। न सिर्फ उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं और अब गाम्बिया की सरकार ने इन दोनों सीनियर ऑफिशियल्स के अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए पुलिस को भी कह दिया है। गाम्बिया में तो लोगों को हटा दिया गया और अब उनके खिलाफ एक्शन इनिशिएट हो गया है। भारत में अब तक ऐसा कोई बड़ा एक्शन इस मुद्दे पर अभी नहीं हुआ है और सरकार का ये स्टैंड है कि बच्चों का मौत का कारण ये दवाएं नहीं थी। इनफैक्ट भारत के ड्रग रेगुलेटर ने पिछले साल दिसंबर में डब्ल्यूएचओ को एक चिट्ठी लिखी और एक तरह से डांट लगाई कि आप हमारी दवाओं के अगेंस्ट प्रोडक्ट अलर्ट कैसे इशू कर सकते हैं, क्योंकि उन भारत सरकार के मुताबिक दवाएं एकदम ठीक थी। डब्ल्यूएचओ को लिखी हुई चिट्ठी में ड्रग रेगुलेटर ने यह भी कहा कि आपने भारत की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को टार्निश करने का काम किया है, यानी कि उसकी इमेज को नुकसान पहुंचाने का काम किया है। स्वास्थ्य मंत्री मंडाविया ने उस पॉडकास्ट में एक बात और कही कि देखिए 23 जो सैंपल्स थे वो जांच के लिए भेजे गए, जिसमें से 4 कंटामिनेटेड आए, जो कि इंटरनेशनल एजेंसीज ने जो सैंपल्स लैब में भेजे थे। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही बैच की दवाओं के 4 सैंपल्स कंटामिनेटेड आ जाए और बाकी बचे 19 सैंपल्स कंटामिनेटेड ना आए, क्योंकि वो सेम बैच के हैं। बात तो ये ठीक है, पर बात यहाँ एक और है। वो जो 23 सैंपल्स की स्वास्थ्य मंत्री बात कर रहे हैं, वो 23 सैंपल्स सेम बैच के थे ही नहीं और वो सेम बैच के हो भी नहीं सकते थे, क्योंकि वो 23 की 23 दवाएं अलग अलग थी। तो स्वाभाविक है कि वो बैचेस भी अलग अलग थे। तो उन अलग अलग बैचेस में से 4 बैचेस की दवाएं कंटामिनेटेड पाई गई और 19 बैचेस की कंटामिनेटेड नहीं पाई गई। इसलिए यह कहना कि एक ही बैच के कुछ सैंपल कैसे कंटामिनेटेड आ गए और कुछ के नहीं आए, तथ्यों से परे है। बहरहाल गाम्बिया की सरकार भारत सरकार से फिलहाल तो इंगेजमेंट करने की बात कह रही है। इस इंगेजमेंट से क्या इस पूरे इंसिडेंट को एक क्लोजर मिल पाएगा, या हमेशा की तरह भारत सरकार गाम्बिया से आने वाली इन तमाम साइंटिफिक रिपोर्ट्स को झुठलाती रहेगी और वो पेरेंट्स जिन्होंने अपने बच्चों को खोया, उन्हें न्याय मिलेगा या नहीं, ये आने वाला समय ही बताएगा। नमस्कार। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।